हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग झारखंड पुलिस दरोगा के 13वें सेट को सोल्व करेंगे। दोस्तों, ये सेट जो है जेएसएससी के आने वाले प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि देखा जाता है आमतौर में किसी भी स्टेट प्रतियोगिता परीक्षा में पिछले ही एग्ज़ाम वाला क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। तो चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो पहला क्वेश्चन है 13वां सेट का कि वर्ष 2000 में निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना, प्रधानमंत्री ग्राम योजना योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। तो इनमें से जो है प्रधानमंत्री ग्राम योजना योजना आरंभ हुआ था। एक बार फिर से आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि इसमें जो है इस सेट में 30 प्रश्न जीके का रहेगा, 20 प्रश्न जनरल साइंस का रहेगा, 30 प्रश्न झारखंड समान ज्ञान से रहेगा, 20 रीजनिंग का प्रश्न रहेगा और 20 मैथ का प्रश्न रहेगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है कि तिलहन उत्पादन में बढ़ोतरी का कारण क्या था। हरित क्रांति, ब्राउन क्रांति, श्वेत क्रांति या पीत क्रांति। तो देखिए, तिलहन उत्पादन में बढ़ोतरी का मेन कारण जो था वो था पीत क्रांति, ठीक है, यानी कि येलो रिवोल्यूशन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ फसल नहीं है। गेहूँ, मूंगफली, मकई या ज्वार। तो इनमें से जो है खरीफ फसल नहीं है तो क्या है, गेहूँ। गेहूँ क्या है, रबी फसल है, ठीक है, इसलिए खरीफ फसल क्या है, गेहूँ नहीं है। बाकी मूंगफली, मकई और ज्वार खरीफ फसल है। आगे है कि भारत सरकार के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। आयकर, आबकारी शुल्क, ब्याज या लाइसेंस शुल्क। तो भारत सरकार के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण जो स्रोत है वो है एक्साइज ड्यूटी, यानी कि आबकारी शुल्क। और कुछ दिनों के बाद यानी कि झारखंड में एक्साइज पुलिस का वैकेंसी फिर से आएगा, क्योंकि पिछले जो वैकेंसी था जिसमें 518 सीट था उसको कैंसिल कर दिया गया था। तो इसीलिए आप अपनी तैयारी को पूरी पक्की रखिए। चलिए पांचवा क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। जिनेवा, मॉन्ट्रियल, वाशिंगटन या न्यू जर्सी। तो देखिए, विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है वो है जिनेवा में है। छठा प्रश्न है दोस्तों कि सब्जियों के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो सब्जियों के उत्पादन में भारत का स्थान जो है दूसरा है। आगे है कि निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है। कपड़ा, फिल्म, इस्पात या पूंजीगत वस्तु। तो भारत का जो सबसे बड़ा उद्योग है वो है कपड़ा उत्पादन। चलिए आगे है कि भारत में सशस्त्र बलों का संवैधानिक प्रमुख किसे माना जाता है। रक्षा मंत्री को, प्रधानमंत्री को, भारत के राष्ट्रपति को या कमांडर इन चीफ को। तो भारत के सशस्त्र बलों को संवैधानिक जो प्रमुख है वो भारत के राष्ट्रपति को माना जाता है, यानी कि उन्हें मेन ऑर्डर जो है राष्ट्रपति के द्वारा मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में संसद के ऊपरी सदन का नाम क्या है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद। तो देखिए, भारत के संसद के ऊपरी जो सदन है उसको राज्यसभा बोला जाता है। आगे है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्र को रंगने के लिए किस रंग का उपयोग किया जाता है। तो सफ़ेद, हरा, नीला, गहरा नीला। तो भारत के ध्वज में चक्र को गहरा नीला से रंगाई किया जाता है। आगे है कि राज्यसभा में नामांकित होने वाले सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। तो 10, 11, 12 या 13। तो राज्यसभा में नामांकित होने वाले सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, तो 12 है। चलिए आगे है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। 10, 11, 12, 13। तो भारतीय अनुच्छेद संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। आगे है कि निम्नलिखित में से क्या मिट्टी के वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित हैं। मिट्टी रसायन विज्ञान से, मृदा विज्ञान से, भूमि अध्ययन से, भूमि विज्ञान से। तो भूमि विज्ञान से संबंधित है, यानी कि पेडोलॉजी। आगे है कि पहली पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी। विनिर्माण को, कृषि और सिंचाई को, सेवा को या विनिर्माण और सेवा को। तो पहले पंचवर्षीय योजना में कृषि और सिंचाई को मुख्य रूप से मेन रखा गया था। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन से वर्ष में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना शुरू की गई थी। 2004 में, 2005 में, 2007 में और 2006 में। तो देखिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना जो है 2006 में चालू किया गया था, यानी कि इसका शॉर्ट फॉर्म जानेंगे तो मनरेगा होता है, ठीक है।
मनरेगा से पिछले जेएसएससी के एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था, तो कृपया आप इसे नज़रअंदाज न करें। आगे है 16 नंबर का क्वेश्चन कि ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान PURA ग्रामीण विकास के संदर्भ में एक उदात्त विचार है। तो किसका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का, श्री लाल बहादुर शास्त्री का, श्रीमती इंदिरा गांधी का या डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो होगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। चलिए आगे 17 नंबर का क्वेश्चन कि भारत में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए ऋण आवश्यकताओं की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय संस्था पर है? ICAR के या नाबार्ड के या ICICI का या HDFC का? तो इसका जो जिम्मेवारी है वो है नाबार्ड का। ठीक है, चलिए आगे है 18 नंबर का क्वेश्चन कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम CDP की शुरुआत कब हुई थी? 1951, 52, 53, 54। तो CDP की जो शुरुआत हुई थी वो 1952 ईस्वी में किया गया था। आगे है 19 नंबर का क्वेश्चन कि भारत में पंचायती राज सबसे पहले किस राज्य ने अपनाया था? तो उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। तो इन ऑप्शनों में से भारत में पंचायती राज सबसे पहले राजस्थान में अपनाया गया था। पंचायती राज को आर्टिकल 40 में रखा गया है। वे जो है DPSP यानी कि राज्य के नीति निर्देश तत्व के अंदर आता है। आगे है कि ऑपरेशन फ्लड के जनक कौन थे? डॉक्टर MS स्वामीनाथन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग या डॉक्टर विलियम गॉन्डियन। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो है ऑपरेशन फ्लड के जनक माने जाते थे। चलिए आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का सबसे बड़ा चाय उत्पादक है? सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल या आंध्र प्रदेश। तो दी गए ऑप्शन में से जो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है वो है असम। ठीक है, क्या है? असम। आगे है 22 कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का कालखंड क्या था? 1949 से 1954, 1951 से 1956, 1950 से 1955, 1947, 1952। तो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि कृषि और सिंचाई पर आधारित था उसका जो कालखंड था वो 1951 से लेकर के 1956 तक था। चलिए आगे है कि भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना वर्ष कब है? तो 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1937, 1 अप्रैल 1936, 1 अप्रैल 1938। तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो स्थापना वर्ष है 1 अप्रैल 1935 है। चलिए 24 नंबर का क्वेश्चन है कि राज्य सरकार को निम्नलिखित में से सबसे अधिक राजस्व किस से मिलता है? तो कस्टम से, कर जुर्माना से, लाइसेंस शुल्क से या वाणिज्य कर से। तो सबसे ज़्यादा जो है वो वाणिज्य कर से मिलता है, टैक्स। आगे है 25 नंबर का क्वेश्चन कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की चर्चा की गई है? पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची, चौथी अनुसूची। तो भारतीय संविधान में जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का पहली अनुसूची में उसका स्थान दिया गया है। चलिए आगे है कि संविधान सभा की मसौदा समिति का प्रमुख निम्नलिखित में से कौन है? तो ऑप्शन है कि बाबू जगजीवन राम, KM मुंशी, डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इनमें से जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है वो मसौदा समिति के अध्यक्ष माने जाते हैं। चलिए आगे है कि भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन सा प्राधिकरण करता है? प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति या कानून मंत्री। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय का राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। चलिए आगे है कि भारत में रबी और खरीफ के साथ साथ फसल के तीसरे मौसम का नाम क्या है? ऑप्शन है बरसाती, झूम, शरद या जायद। तो तीसरा जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा? जायद फसल। तीसरा फसल क्या है? जायद फसल है। आगे है कि चाय के निर्यात में भारत का सबसे नज़दीकी प्रयोद्योग देश कौन सा है? तो वो जो है श्रीलंका है। आगे है कि भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसकी नियुक्ति की गई थी? हरिलाल कनिया, BK मुखर्जी, BS खेहर या RM लोढ़ा। तो हरिलाल कनिया को भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की गया था। चलिए आगे जो है वो जनरल साइंस का क्वेश्चन होगा, इसमें 20 प्रश्न होंगे। तो बच्चों की पुरुषता इससे निर्धारित होती है? पिता के X गुणसूत्र से, पिता के Y गुणसूत्र से, माता के X गुणसूत्र से या ये सभी। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा B ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही है, पिता के Y गुणसूत्र से बच्चों की लिंग निर्धारण होता है कि वो लड़का है या लड़की है।
चलिए आगे है कि आवर्त सारणी का विभाजन इस प्रकार किया गया है कि धातुएं, अधातुएं, उपधातुएं। तो केवल ए बी, केवल बी सी, केवल ए सी या ये सभी। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कि पीरियोडिक टेबल में धातुएं, अधातुएं और उपधातुएं तीनों प्रकार की मेटल्स उपलब्ध हैं, एलिमेंट्स उपलब्ध हैं। चलिए आगे है कि किसी दर्पण की फोकल लंबाई, यानी ऑप्शन दिया गया है तो किसी लेंस या घुमावदार दर्पण के केंद्र और उसके फोकस के बीच की दूरी, ऑप्शन बी लेंस की लंबाई, ऑप्शन सी दूरबीन की लंबाई, ऑप्शन डी दर्शक और लेंस के देखी गई वस्तु की लंबाई। तो इसका जो होगा ऑप्शन बी कि किसी लेंस या घुमावदार दर्पण के केंद्र और उसके फोकस के बीच की दूरी किसी दर्पण के फोकल लंबाई का लंबाई होता है। चलिए आगे है 4 नंबर का क्वेश्चन कि सामान्य सिस्टोलिक दबाव खाली स्थान mmHg और डायस्टोलिक दबाव खाली स्थान mmHg होता है। तो 120/80 यानी कि होता है हमारा ब्लड प्रेशर। ठीक है, 120/80 याद रखिएगा। आगे है कि बायोमास को ऊर्जा के अनइस्तेमाल योग्य रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, जैसे मीथेन गैस या परिवहन ईंधन जैसे खाली स्थान और होता है। तो देखिए इसमें पूछा गया है कि जो मीथेन गैस का परिवहन है उसमें क्या क्या है। तो देखिए उसका जो इथेनॉल और बायोडीजल है वो सेम प्रकार का चीज़ इस्तेमाल किया जाता है। आगे है कि सौर कुकर अंदर से खाली स्थान से लेपित होता है, सफ़ेद या चांदी या भूरा या काला। तो सौर कुकर जो है अंदर से काला लेपित किया जाता है। चलिए आगे है कि यदि किसी उपकरण में त्रुटि के कारण बहुत ज़्यादा प्रवाह बहने लगे तो खाली स्थान सर्किट को तोड़ता है, फ्यूज, अर्थिंग, न्यूट्रल, ये सभी। तो देखिए यदि किसी उपकरण में उसके इस्तेमाल से ज़्यादा अगर विद्युत प्रवाहित हो रही हो तो उसका फ्यूज क्या हो जाएगा, जल जाएगा, यानी कि फ्यूज ही उड़ जाएगा। तो सर्किट क्या हो जाएगा, सुरक्षित बच जाएगा। चलिए आगे है कि सौर ऊर्जा का सीधा इस्तेमाल या तो इसे खाली स्थान ऊर्जा के रूप में इकट्ठा करके या इसे खाली स्थान में रूपांतरित करके किया जा सकता है। गर्मी, बिजली, नाभिकीय बायोमास, बायोमास, नाभिकीय बायोगैस और गर्मी। तो देखिए इसका जो इस्तेमाल है उसमें सौर ऊर्जा का सीधा इस्तेमाल या तो इसे गर्मी के रूप में होता है ऊर्जा के रूप में इकट्ठा करके, या इसे बिजली में रूपांतरित करके किया जाता है, जैसे कि हम लोग सोलर का इस्तेमाल करके सनलाइट से बिजली उत्पादन कर सकते हैं। चलिए आगे है कि 9 नंबर के क्वेश्चन कि धाराओं में बहते पानी को मानव निर्मित चैनलों में मोड़ा गया और इन चैनलों के जरिए पहाड़ी के ढलानों के नीचे स्थित कई गांवों में पानी पहुंचाया गया, इसे कहते हैं। तो कुहल, बांध, सरोवर या कुंड। तो इसको कुहल बोला जाता है। बांध किसी पर बांध करके पानी को स्थिर किया जाता है। चलिए आगे है कि किसी पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक यानी जीवित होते हैं, निर्जीव होते हैं, मृत होते हैं, पैदा होने वाले होते हैं। तो क्या होते हैं जैविक घटक, जीवित होते हैं। तो हमारा 11 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से असंगत को पहचानना है। पहला ऑप्शन दिया गया है कि खेत पशुओं का अपशिष्ट, दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि मानव अपशिष्ट, तीसरा जो है शहरी कचरा, या चौथा जो है प्लास्टिक कचरा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्लास्टिक कचरा हो जाएगा। चलिए 12 नंबर का क्वेश्चन है कि फोटोवोल्टिक सेल का दूसरा नाम क्या है, सौर सेल, सौर कुकर, सौर रोशनी या सौर पैनल। तो उसका जो है सही आंसर हो जाएगा सौर सेल, उसका नाम है फोटोवोल्टिक सेल का। चलिए आगे है कि जो पदार्थ जैविक प्रक्रियाओं से तोड़े जा सकते हैं उनको क्या कहा जाता है। तो जो पदार्थ जैविक प्रक्रियाओं से तोड़े जा सकते हैं उसको बायोडिग्रेडेबल कहा जाता है। चलिए आगे है 14 नंबर के क्वेश्चन कि खाली स्थान जीव विज्ञान की शाखा है जो जीवित जीवों के अंतर्गत होने वाली रासायनिक और भौतिक रासायनिक प्रक्रिया से संबंधित है। तो रसायन शास्त्र, जीव रसायन या जैविक प्रौद्योगिकी या आनुवांशिकी। तीसरा जो आंसर हो जाएगा वो जीव रसायन हो जाएगा। आगे है कि धारा के प्रवाह वाले लंबी सीधी परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं हैं। ऑप्शन ए लघु, बी एक समान, ऑप्शन सी लंबी और चौथा नगण्य। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा एक समान होते हैं। चलिए आगे है 15 नंबर का क्वेश्चन है कि SSR एक संकेंद्रीय
धातु वलय का युग्म समाहित करता है जो विद्युतीय अधस्तर पर उत्कीर्ण है, जिसके साथ रेखा छिद्र विपरीत दिशाओं में उत्कीर्ण है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन ए है स्प्लिट रेशन रेसेंटर। तो इसका जो सही हो जाएगा स्प्लिट रिंग रेसेंटर। चलिए ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से चुंबकीय क्षेत्रों के गैर स्रोतों को पहचानें। विद्युत चुंबक, विद्युत लेपन, धारा प्रवाह करने वाले संवाहक या दंड चुंबक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत लेपन, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में गैर स्रोत क्या रहता है? तो विद्युत लेपन का होता है। आगे है कि अधिकांश देशों में घरेलू उपयोगिता धारा खाली स्थान हर्ट्ज की आवृत्ति के साथ एसी है। तो उसका जो है 50 हर्ट्ज की आवृत्ति के साथ एसी है। चलिए आगे है कि एक विद्युतीय मोटर में स्प्लिट वलय की क्या भूमिका होती है? तो भाजक के रूप में, संवाहक के रूप में, प्रतिरोधक के रूप में या संचारक के रूप में। तो उसका जो होता है संचारक यानी कि कम्यूटेटर के रूप में होता है। आगे है कि जल का अपवर्तनांक है 1.333, 1.222, 1.111, 1.233। तो जल का अपवर्तनांक जो है 1.333 है। चलिए आगे जो है वो झारखंड समान ज्ञान से संबंधित 30 प्रश्न आएंगे दोस्तों, जो कि जेएसएससी के आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला है कि झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? हेमंत सोरेन, बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास, अर्जुन मुंडा। तो झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में अर्जुन मुंडा को नियुक्त किया गया था। आगे है दूसरा कि कितनी बार शिबू सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की है? 3 बार, 2 बार, 1 बार, 4 बार। तो शिबू सोरेन अब तक झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में 3 बार सेवा कर चुके हैं। प्रथम बार उन्होंने 10 दिनों के लिए झारखंड मुख्यमंत्री के रूप में सेवा किए थे। तीसरा क्वेश्चन है कि द्रौपदी मुर्मू झारखंड के नवे राज्यपाल के रूप में निम्नलिखित में से किसके रूप में सफलता पाई है? तो द्रौपदी मुर्मू से जस्ट पहले के राज्यपाल सैयद अहमद थे। सैयद अहमद के बाद द्रौपदी मुर्मू नवे राज्यपाल बने और वर्तमान में 10वें राज्यपाल के रूप में रमेश बैस को बनाया गया था। ठीक है, रमेश बैस याद रखिएगा। आगे है कि पूर्वी सिंहभूम जिले में निम्न में से कौन सी नदी बहती है? तो पूर्वी सिंहभूम जिले में इनमें से स्वर्णरेखा नदी पश्चिम से दक्षिण पूर्व हिस्सा में बहती है। चलिए आगे है कि गिरिडीह जिला कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? तो 2145.56 स्क्वायर किलोमीटर, 4853.56 स्क्वायर किलोमीटर, 8792.56 स्क्वायर किलोमीटर, 6547.56 स्क्वायर किलोमीटर। तो उसका जो सही आंसर गिरिडीह जिला का क्षेत्र हो जाएगा वो 4853.56 स्क्वायर किलोमीटर। आगे है कि गिरिडीह जिले में विभाजित होने वाले 2 मुख्य जलपोतों का नाम क्या है? सतलज और यमुना नदी, गंगा और यमुना नदी, बराकर और सकरी नदी, ब्यास और झेलम नदी। तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा बराकर और सकरी नदी। हमने पिछले कई सेट में देखा कि एक ना एक प्रश्न गिरिडीह से संबंधित आ ही जा रहे हैं, तो गिरिडीह जिला पर आप कृपया ज़्यादा फोकस करेंगे। आगे है कि गोड्डा जिले में कितने समुदाय विकास ब्लॉक हैं? तो गोड्डा जिले में 8 समुदाय विकास ब्लॉक हैं। अगर पलामू की बात की जाए तो पलामू की 21 ब्लॉक हैं, गढ़वा में 20 ब्लॉक हैं। चलिए आगे है कि बिरसा मुंडा के जन्म का वर्ष क्या है? तो 1875, 1890, 1874, 1881। तो बिरसा मुंडा का जन्म वर्ष 1875 है दोस्तों, 15 नवंबर 1875 याद रखिएगा। आगे है कि CNT अधिनियम 1908 हेतु ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया था? तो CNT अधिनियम 1908 हेतु ब्लूप्रिंट जो है जॉन H हॉफमैन तैयार किए थे। चलिए आगे है कि राजमहल पहाड़ियाँ में और उसके आसपास केंद्रित जनजाति क्या है? तो उसका जो आसपास पहाड़ियाँ में, राजमहल पहाड़ियाँ में रहने वाला जो जनजाति है वो है सौरिया पहाड़िया। राजमहल पहाड़िया के चलते उनका नाम सौरिया पहाड़िया रखा गया था। आगे है कि सान हिंथी समुदाय का अभ्यास निम्नलिखित चित्रों में से कौन सा है? तो सान हिंथी का जो चित्रों का जो है अभ्यास वो है जादव पटिया है। आगे 12 नंबर का क्वेश्चन कि झारखंड राज्य में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिले का नाम क्या है? तो ऑप्शन दिया गया है पाकुड़, गोड्डा, साहेबगंज, लातेहार। तो पाकुड़ सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला है। आगे है
कि 2014 के विधानसभा चुनाव में अर्जुन मुंडा ने किस निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ा था। तो अर्जुन मुंडा ने खरसावां से चुनाव लड़ा था 2014 विधानसभा के चुनाव में। आगे है कि झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे, प्रभात कुमार, शिबू सोरेन, बाबूलाल मरांडी या मधु कोड़ा। तो झारखंड के प्रथम राज्यपाल जो हैं श्री प्रभात कुमार थे। आगे है कि जमशेदपुर किस नदी के तट पर बसा है, दामोदर, स्वर्णरेखा, अजय या बीटारानी। तो जमशेदपुर जो है स्वर्णरेखा नदी के तट पर बसा है। आगे है कि झारखंड की सबसे ऊंची जगह कौन सी है, नेतरहाट, रांची, लोहरदगा या गढ़वा। तो झारखंड की सबसे ऊंची जगह नेतरहाट माना जाता है। यहाँ से सनसेट पॉइंट और सनराइज पॉइंट देखा जाता है। चलिए आगे है कि जब झारखंड बना था तब उसमें कितने जिले थे। ऑप्शन ए 18, बी 24, सी 12 और डी 10। तो जब झारखंड राज्य बना था उस समय 18 जिले झारखंड में थे। इसके बाद 6 जिले का निर्माण किया गया है। वर्तमान में 24 जिले हैं। झारखंड में सरहुल त्यौहार किस ऋतु में मनाया जाता है। तो सरहुल त्यौहार वसंत ऋतु में मनाया जाता है। चलिए आगे है कि झारखंड के विधानसभा में वर्तमान में विपक्ष के नेता कौन हैं। तो वर्तमान का जो उसमें बात किया था उसमें 2017 के अनुसार किया था तो उस समय हेमंत सोरेन थे, लेकिन अभी का वर्तमान विपक्ष के नेता जो है वो बीजेपी सरकार हो जाएगी। आगे है कि झारखंड के किस स्थान को प्राचीन काल में हरित कीवाना नाम से जाना जाता था। तो देवघर शहर को नाम से जाना जाता था। आगे है 21 नंबर का क्वेश्चन कि सोन नदी जो झारखंड के गढ़वा तथा पलामू जिलों में मध्य सीमा बहती है कहाँ से शुरू हुई है, अमरकंटक या पलामू या लोहरदगा या पिस्का नदी। तो सोन नदी जो गढ़वा पलामू में बहती है वो अमरकंटक की पहाड़ी से निकली हुई है। चलिए आगे है कि रांची में स्थित चिड़ियाघर का क्या नाम है, भगवान बिरसा मुंडा प्राणी उद्यान, बिरसा मुंडा प्राणी उद्यान, वीर मुंडा प्राणी उद्यान, इनमें से कोई नहीं। तो रांची में स्थित चिड़ियाघर का नाम जो है भगवान बिरसा मुंडा प्राणी उद्यान है। चलिए आगे है कि 2001 में प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत भारत का प्रथम हाथी रिजर्व कहाँ बनाया गया। तो देवघर, रांची, सिंहभूम, सिमडेगा। तो भारत का पहला एलिफेंट रिजर्व जो है सिंहभूम में बनाया गया था। आगे है कि झारखंड में किस फल का उत्पादन सबसे अधिक है, आम का, अमरूद का, केला का या करौंदा का। तो सबसे बेसी क्या है, आम का उत्पादन है। आगे है 25 नंबर का क्वेश्चन कि झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई पंख योजना किसके लिए है, गंदी बस्तियों के बच्चों के लिए, गंदी बस्तियों की महिलाओं के लिए, आदिवासी बस्तियों की लड़कियों के लिए या इनमें से कोई नहीं। तो गंदी बस्तियों के बच्चों के लिए पंख योजना आरंभ किया गया था। आगे 26 नंबर का क्वेश्चन कि झारखंड मिट्टी तेल में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को लागू करने वाला भारत का खाली स्थान राज्य है। तो कौन सा राज्य है, तो पहला राज्य है। आगे है कि निकल का उत्पादन करने वाला भारत का प्रथम संयंत्र झारखंड में किस जगह पर आरंभ किया गया है। तो निकल उत्पादन करने वाला भारत का प्रथम संयंत्र जो है वो घाटशिला में स्थापित किया गया है। 28 नंबर का क्वेश्चन है कि 2 दिवसीय मोमेंटम झारखंड भूमंडलीय निवेशक शिखर सम्मेलन 2017 कहाँ स्थापित हुआ था, बोकारो, गिरिडीह, रांची, जमशेदपुर। तो रांची में हुआ था। आगे है कि किस हवाई अड्डे के विकास के लिए झारखंड सरकार ने AAI तथा DRDO के साथ त्रिपक्षीय MOU पर हस्ताक्षर किया था। तो देवघर पर हस्ताक्षर किया था। आगे है कि प्रधानमंत्री ने गंगा नदी पर एक बहुपद्धति टर्मिनल की नींव झारखंड के किस स्थान पर रखी है, सिंहभूम, सिमडेगा, रांची, साहेबगंज। तो साहेबगंज, क्योंकि एकमात्र ऐसा जिला है झारखंड का जिससे गंगा नदी होकर के गुजरती है, वो है मात्र साहेबगंज। अब आगे जो है ये रीजनिंग का प्रश्न है। तो पहला प्रश्न कथन और निष्कर्षण से है। तो यहाँ कथन का वक्तव्य कहा है कि भारत लोकतंत्र के संसदीय रूप का अनुसरण करता है। दूसरा वक्तव्य जो है अमेरिका लोकतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में अनुसरण करता है। तो इसका निष्कर्ष है कि लोकतंत्र शासन का एक रूप है, या दूसरा निष्कर्ष जो है वर्ष 2030 तक भारत में एक वैश्विक ताकत बनने की क्षमता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
आगे है कि यदि TO बराबर 4 लिखा जाता है, TOO बराबर 9 लिखा जाता है, TOOL बराबर 16 लिखा जाता है, तो TOOL SMITH बराबर क्या लिखा जाएगा? 9, 25, 81, 5, तो 81 लिखा जाएगा। आगे है कि तीसरा प्रश्न की एंगल, सर्कल, ट्रेंगल, रोम्बस यानी कि कोण, चक्र, त्रिभुज, विषम कोण, इसमें से अलग कौन है? तो इसमें से कौन क्या है? अलग है। आगे है कि इसमें से अलग चुनना है, जैसे कि QWGR दिया है, इससे अलग कौन सा है? तो इससे अलग जो है G है। चलिए आगे है कि एक परिवार में 5 सदस्य हैं, जैमेत, जसमीत, जपनीत, जनमीत और जसप्रीत। अगर जैमेत जनमीत का भाई है और जसप्रीत बेटे और जसमीत जपनीत का अंकल है, तो जनमीत के बहनोई हैं। परिवार में कम से कम कितनी महिलाएं हैं आपको बताना है। तो परिवार में 2 महिलाएं हैं। आगे है इनमें से विषम को चुनना है। तो ऑप्शन दिया गया है कि 343, 125, 729 या 1000। 3 में से जो विषम हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। यानी कि यहाँ पास 343, 125 और 1000 क्या है? किसी संख्या का घन है, जबकि 729 घन नहीं है। चलिए आगे है कि यदि इला एक सफ़ेद धूप पर एक समुद्र तट पर चल रहा है और उसकी छाया उसके दाहिनी ओर गिर रही है, तो उसकी पीठ को निम्न दिशा में से कौन सा सामना करना पड़ रहा है? आपको बताना है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा उत्तर की ओर। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक वर्णमाला B बराबर 2, D बराबर 4, A बराबर 6, Y बराबर 25 है, तो इसकी तरह श्रृंखला में उनकी स्थिति के अनुसार एक संख्या दी जानी थी। तो सभी कुल राशि क्या होगी? स्वरों की श्रृंखला में मौजूद है, तो 51। आगे है कि यदि भारत का स्वतंत्रता दिवस वर्ष 2018 के दौरान बुधवार को आता है, तो उसी वर्ष गांधी जयंती किस वर्ष को मनाया जाएगा? आपको बताना है। तो मंगलवार आ जाएगा। आगे है कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर वाले समान छोटे घनों में काटा गया है। ऐसे कितने छोटे घन प्राप्त किए जा सकते हैं? तो 216। आगे है कि ABCDE और F एक कतार में बैठे हैं। E और F केंद्र में है, A और B चरम कोनों पर हैं, C A के बाईं तरफ है, B के तत्काल दाहिनी ओर कौन है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। चलिए आगे है कि फली उत्तर के तरफ चल रहा है, फिर वो कुछ दूर चलकर दाएं ओर मुड़ जाता है, फिर आगे चलने के बाद दाएं मुड़ जाता है, अंत में अब वे किस दिशा में चल रहा है आपको बताना है। तो पश्चिम दिशा में चल रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा काम करने के संदर्भ में गलत है? तो इसे आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे है कि जिमी के पास 19 गुब्बारे थे, लेकिन सभी में से 6 फट गए। जिमी के पास अब कितने गुब्बारे बचे हैं आपको बताना है। तो 6 बच गए। आगे है कि श्रृंखला को पूरा करना है। 7, 14, 49, 21, 343 और 28, इसे आपको बताना है। तो इसका जो हो जाएगा 2401 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या होगा। अगर फरवरी 56 के बराबर है और मार्च 62 के बराबर है, तो नवंबर की कीमत क्या होगी आपको बताना है। तो नवंबर की कीमत क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। यानी कि 28, यानी कि 28 दूना 56 कर दिए, और मार्च का महीना 31 का होता है, इसीलिए 31 दूना 62 कर दिए, और नवंबर का महीना 30 का होता है, इसीलिए 30 दूना 60 कर दिए। आगे है कि एक परिवार में 6 सदस्य होते हैं। प्रियतमा, कुलान, रितेश, जीवी, योगी और जीऊस। कुलान रितेश का पुत्र है, लेकिन रितेश कुलान की मां नहीं है। प्रीतमा और रितेश एक विवाहित जोड़ा है। योगी रितेश का भाई है। जीवी प्रीतमा का बेटे हैं। जीऊस प्रीतमा का भाई है। प्रीतम के कितने बच्चे हैं आपको बताना है। तो प्रीतम के बच्चे की संख्या 2 हो जाएगी। 18वां है कि अगर कंप्यूटर को किताब कहा जाता है,
तो मुद्रा को चीख कहा जाता है। आगे है पोशाक को उंगली कहा जाता है, परीक्षा को प्रणाली कहा जाता है और रेल को परीक्षा कहा जाता है। यात्रा के लिए किसी एक द्वार भुगतान कैसे किया जाएगा आपको बताना है, तो चिकना में किया जाएगा। सभी तरह के हरे रंग के एक घन को एक समान 27 छोटे घनों में काटा गया है। एक तरफ से हरे रंग वाले कुल कितने घन होंगे आपको बताना है, तो 6 घन होंगे। चलिए अब मैथ का अंतिम प्रश्न है रीजनिंग का 20वां कि श्रृंखला को पहचानना है। जैसे कि C अनुपात 6 यानी कि जब 6 C जो है 6 के बराबर है और F जो है 12 के बराबर है, तो I किसके बराबर होगा, तो I 18 के बराबर हो जाएगा। अब मैथ का सेट आरंभ हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों की दो संगत भुजाएं का अनुपात 7:3 है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा आपको बताना है, तो 49:9 हो जाएगा। आगे है कि tan A बराबर 7/24 है तो cos A माइनस साइन A, यहाँ पास A जो है 0 डिग्री से बड़ा है और A जो है 90 डिग्री से छोटा है, जिसका जो मान हो जाएगा 17/25 हो जाएगा। आगे है कि 25 लीटर दूध और पानी में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। इस अनुपात को 2:3 को बनाने के लिए मिश्रण में पानी की मात्रा क्या होगा पता लगाना है, तो 12.5 लीटर हो जाएगा। आगे है कि रेखा x का आलेख 15 निम्नलिखित में से किस अक्ष के समांतर हो जाएगा, तो y अक्ष के समांतर हो जाएगा क्योंकि x पर यह रेखा खींचा गया है। 5 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रेखा मूल 0 0 से होकर गुजरती है, तो 3y + 4x = 0 0, यहाँ 0 0 से गुजरेगी। चलिए आगे है कि एक त्रिभुज की परिधि 450 सेंटीमीटर है, उसकी भुजाओं का अनुपात 5:12:13 में है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा आपको बताना है। तो त्रिभुज का क्षेत्र हो जाएगा 6750 स्क्वायर सेंटीमीटर। 7वां क्वेश्चन है कि एक लंब पिरामिड 24 सेंटीमीटर ऊंचा है और उसके आधार का क्षेत्रफल 300 वर्ग सेंटीमीटर होता है, तो पिरामिड के परिमाण की गणना करें आपको बताना है, तो हो जाएगा 2400 सीसी। 8वां क्वेश्चन है कि लीजी कैश डाउन और ईमन आई योजना पर 200 सीसी मोटर बाइक खरीदता है। उसने 40,560 रुपये की नकद डाउन की और अगले 2 वर्षों में बराबर राशि के 2 और वार्षिक किस्तों का भुगतान करने का वादा किया। लागू ब्याज दर 4% प्रति वर्ष है और वार्षिक चक्रवृद्धि है, तो जो मोटर गाड़ी बाइक है का नगद मूल्य क्या होगा आपको बताना है, तो उसका जो नगद मूल्य हो जाएगा वो 1,17,060 हो जाएगा। आगे है कि A और B, A के मिश्रण 60% है, मिश्रण के 40 किलोग्राम तक B की मात्रा जोड़ दी जाती है और फिर A 53.33% है। कितने किलो B को जोड़ दिया जाता है, तो 5 किलो B को जोड़ दिया जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि एक बर्तन में 2:3 के अनुपात में पानी और दूध है, उसमें पानी मिलाकर द्रव पदार्थ के आयतन को 50% बढ़ाया जाता है। प्राप्त विलयन से 30 लीटर विलयन को निकाला जाता है और उतना ही पानी उसमें मिलाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त होने वाले अंतिम विलयन में पानी और दूध का अनुपात 7:3 है, तो विलयन का मूल आयतन खोजें, तो उसका मूल आयतन हो जाएगा 80 लीटर। 11वां क्वेश्चन है कि x और x + a ऐसी है कि 1/x - 1/x + 1 = 1/20 240, तो x का मूल आपको बताना है, तो इसका हो जाएगा 15। 12 नंबर क्वेश्चन है कि एक राशि 14 वर्षों में 8.33% साधारण ब्याज की दर से 44,700 रुपये बन जाती है। इसी दर से उसे दुगना होने में कितना समय लगेगा, तो 12 वर्ष समय लगेगा। y x से 8 यूनिट की दूरी पर x पर स्थित एक बिंदु एक निर्देशांक को बिंदु से दर्शाया गया है, तो 8 0। 14वां है कि एक चक्रीय चतुष्कोणीय मैदान के किनारों की लंबाई 36 मीटर, 77 मीटर, 40 मीटर और 75 मीटर है। 25 रुपये प्रति 50 वर्ग मीटर की दर से मैदान को सिंचाई करने की लागत क्या होगी आपको बताना है, तो 1443 रुपये की लागत होगी। A, B और C की मासिक आय 2:5:11 के अनुपात में है।
बी की मासिक आय ए की तुलना में 29,100 रुपये अधिक है, तो सी की मासिक आय क्या होगी आपको बताना है। तो उसका मासिक आय 1,67,000 हो जाएगा, 6,700 हो जाएगा। आगे है कि ए बी का अनुपात 2:3 है, बी सी का 4:5 है और सी डी का 3:7 है। तो ए खोजे और बी सी डी का अनुपात सभी का खोजना है, तो 8:12:5:35 हो जाएगा। 17वां है कि देवराज अपने काली घाट के दफ्तर से 200:17 के अनुपात में कर्मचारियों की संख्या को कम करता है और उनका मासिक वेतन 5:6 के अनुपात में बढ़ाता है। देवराज के शुरुआती और अब के वेतन का बिल का अनुपात क्या होगा आपको बताना है। तो 50:51 हो जाएगा। डी ई एफ और ए बी सी को दो त्रिभुज है जिसका डी ई बराबर ए बी बराबर डी एफ बराबर ए सी और जो डी इजकल टू एंगल ए है। यदि बी सी इजकल टू 12 सेंटीमीटर है तो ई एफ का माप निकालना है, तो इसका माप 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। 19 नंबर का क्वेश्चन है कि एक समांतर चतुर्भुज की परिधि 22 सेंटीमीटर है। यदि लंबी भुजा का माप 6.5 सेंटीमीटर है तो छोटी भुजा का माप क्या होगा आपको बताना है। तो 4.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस सेट का अंतिम क्वेश्चन है, यानी कि गणित का 20वां क्वेश्चन, कि एक चतुर्भुज के कोनों के माप अनुपात 1:2:3:4 हैं। तो चारों कोनों में सबसे बड़े कोनों का माप क्या हो जाएगा, तो 144 हो जाएगा। इस वीडियो का मेन मकसद जो है कि आपका 2017 के JSSC SI का एग्ज़ाम का सेट जो है आपको प्रवाहित कर देना है। ठीक है, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।